दीवार के अंदर खड़े रफ़ी साहब दीवार के बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने चौकीदार से कहा, उसे रोको मत। हिंदी सिनेमा के दो अमर गायक, एक मोहम्मद रफ़ी, दूसरे किशोर कुमार। यूं तो इन दोनों महान गायकों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर एक दफ़ा मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार को कह दी कुछ कड़वी बातें, जिससे हो गई दोनों में खतरनाक लड़ाई। क्या है वो समूचा घटनाक्रम जिससे बात यहाँ तक आई, जानेंगे इस वीडियो में। आज से लगभग 50 बरस पहले बम्बई में एक स्पॉट बॉय हुआ करते थे। नाम था मुनीरुद्दीन। मुनीरुद्दीन पेशे से स्पॉट बॉय थे, लेकिन रफ़ी साहब की हर रिकॉर्डिंग से पहले अपने हाथों से बनाकर उन्हें मीठा पान खिलाया करते थे। रफ़ी साहब को मुनीरुद्दीन के हाथों का मीठा पान बहुत भाता था। उनकी आदत सी पड़ गई थी हर रिकॉर्डिंग से पहले मुनीरुद्दीन के हाथों का मीठा पान खाने की। एक दिन रफ़ी साहब ने पान खाते हुए मुनीरुद्दीन से कहा, यार मुनीर, तुम काहे को ये स्पॉट बॉय की नौकरी करते हो? इतना अच्छा पान बनाते हो, जाओ कहीं पान की गुंटी खोलो, अल्लाह कसम बहुत चलेगी। मुनीरुद्दीन के दिल को ये बात जच गई। वो सच में जहाँ से आए थे उसी कलकत्ता वापस लौट गए और कलकत्ता की न्यू मार्केट में उन्होंने मुनीरुद्दीन पान शॉप नाम से अपनी पान की दुकान खोल ली। कुछ समय के बाद रफ़ी साहब अपनी एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में उन्होंने पता करवाया कि यहाँ मुनीरुद्दीन की पान की दुकान कहाँ पर है। मालूम चला तो पहुँच गए न्यू मार्केट में मुनीरुद्दीन पान शॉप पर। मुनीरुद्दीन अपने सामने रफ़ी साहब को देख भौंचक्का रह गया। रफ़ी साहब ने मुनीरुद्दीन से कहा, यार मुनीर, जब से तुम्हारा पान मिलना बंद हो गया मेरी रिकॉर्डिंग सी सूनी हो गई है। देख भाई, कल रिकॉर्डिंग है और आज मेरे गले में कुछ खराश सी है। तनिक तुम अपने हाथों से ऐसा मीठा पान बनाकर खिला दो कि गला एकदम दुरुस्त हो जाए। मुनीर ने चटपट अपने हाथों से बिल्कुल वैसा ही रफ़ी साहब का मनपसंद बड़ा सा मीठा पान बनाया। रफ़ी साहब ने उस पान को अपने मुंह में दबाया और आंखें बंद कर स्वाद लेते हुए लज्जत के साथ बोले, आहा, ये हुई ना बात, अब हो गया गला बिल्कुल ठीक। मुनीर, वाकई तुम्हारे पान में जादू है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी कलकत्ता की न्यू मार्केट में मुनीरुद्दीन पान शॉप मौजूद है। आज मुनीरुद्दीन वहाँ नहीं बैठते, उनके बेटे बैठते हैं, मगर आज भी कलकत्ता में मौजूद उस पान की दुकान में हमेशा रफ़ी साहब के गाने बजते रहते हैं। पूरी दुकान में चारों तरफ अखबार की कटिंग्स और रफ़ी साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी तस्वीर रफ़ी साहब और मुनीरुद्दीन की इसी दिन की भेंट की है, मुलाकात की है। कुछ समय बाद एक दिन रफ़ी साहब के घर पर सुबह सुबह ही एक पत्रकार साहब उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए। अच्छा, रफ़ी साहब को दुनिया के कुछ काम जो अजाब मालूम होते थे, उनमें से एक था अपना इंटरव्यू देना। रफ़ी साहब अपने बारे में बात करते वक्त बहुत असहज हो जाया करते थे। वैसे भी रफ़ी साहब एक बंद तबीयत के आदमी थे, अपनी ज़ाती बातों को दुनिया के सामने पेश नहीं करना चाहते थे, मगर तकल्लुफ़ भी तो कुछ होता है। पत्रकार साहब अब सामने धमक चुके हैं, तो रफ़ी साहब राज़ी हो गए। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार साहब ने सवालों की सूची में से एक सवाल निकाला और रफ़ी साहब से पूछा, रफ़ी साहब, आपकी हॉबी क्या है? रिकॉर्डिंग से फारिग होने पे आप क्या करते हैं? इससे पहले कि रफ़ी साहब कोई जवाब देते, बगल में बैठे उनके असिस्टेंट ज़हीर साहब हंसते हुए बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोले, साहब ने 7 बच्चों की फ़ौज खड़ी की है, ये क्या किसी हॉबी से कम है? अब रफ़ी साहब को काटो तो खून नहीं, इतनी बेहूदी बात। सर से लेकर पैर तक रफ़ी साहब गुस्से से उबल पड़ी, दांत भींच कर रह गए, लेकिन पत्रकार महोदय के सामने मुस्कुरा दिए। लेकिन पत्रकार साहब के जाने के बाद
उन्होंने ज़हीर साहब को आड़े हाथों लिया। वो ज़हीर साहब से बोले, यार ये किस तरह का घटिया छिछोरा मजाक था, मुझे ऐसे घटिया छिछोरे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं होती। मजाक का भी कोई तरीका होता है, कोई मयार होता है, तुम तो ऐसी बातें करके मुझे बदनाम करा डालोगे। रफ़ी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनकी आवाज़ की तरह ही नफीस, नज़ाकत से भरा हुआ, धुला धुलाया और पाक साफ था। ऐसी लिजी बातें उन्हें कतई नहीं पसंद थी। इस इंटरव्यू वाली घटना के बाद वो खराब मूड में बैठे हुए थे, तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने टेलीफोन उठाया तो उस साइड पर थे म्यूज़िक कंपोज़र कल्याण जी। रफ़ी साहब चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कल्याण जी ने उनके साथ सभी प्रकार की वार्तालाप बंद कर रखी थी, क्योंकि वो रफ़ी साहब से खफा थे और ये खटपट भी उन्होंने खुद अपनी तरफ से शुरू की थी। दरअसल उन दिनों हर संगीतकार अपनी अपनी नाइट्स किया करता था। नाइट्स का मतलब है नाइट कॉन्सर्ट, जिनमें वो अपने कंपोज किए हुए गानों को अलग अलग सिंगर से गवाता था। तो कल्याण जी भी एक दिन अपनी ऐसी ही एक नाइट का न्योता देने रफ़ी साहब के घर पहुँचे, मगर रफ़ी साहब पहले ही से शंकर जयकिशन नाइट्स का न्योता कबूल कर चुके थे। तो उन्होंने कल्याण जी को कहा कि वो लता को बुला ली, मगर लता जी ने पहले ही कल्याण जी को आने से मना कर दिया था। कल्याण जी को रफ़ी साहब का ये इनकार बहुत बुरा मालूम हुआ। उन्होंने बड़े तंजिया लहजे में रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब हमारे गाने तो आप ही गाते हैं। रफ़ी साहब ने भी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, गाने तो आपके लता भी गाती है, तो ऐसा कीजिए हम दोनों को बुला लीजिए। अब कल्याण जी के पास रफ़ी साहब की इस बात का कोई जवाब ना था। वो मुंह बनाकर चली गई। लेकिन इसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि रफ़ी साहब के साथ अब वो कभी कोई काम नहीं करेंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। इसलिए आज कल्याण जी ने उन्हें खुद फ़ोन किया। ये देख रफ़ी साहब हैरान हो गए। अच्छा, रफ़ी साहब से बात करने में कल्याण जी भी ज़रा झिपा से रहे थे। आखिर में उन्होंने अपनी झिपाहट को परे हटाकर रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में आपसे गाना गवाना है। रफ़ी साहब ने कहा, मुकद्दर का सिकंदर में? लेकिन मुकद्दर का सिकंदर के सारे गाने तो किशोर गा रहे हैं, तो ये गाना भी उन्हीं से क्यों नहीं गवा लेते? किशोर से ही गवा लीजिए ना। इस पर कल्याण जी ने कहा, नहीं नहीं रफ़ी साहब, किशोर नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। स्लो गाना है जिसके लिए दर्द से टूटती हुई आवाज़ चाहिए। रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा कौन सा गाना है? कल्याण जी अब और झिपाने लगे। बहरहाल झिपाते हुए बोले, नहीं सच बोलूं तो गाना नहीं है, 4 लाइन है। रफ़ी साहब ने कहा, 4 लाइन? केवल 4 लाइन? उन्होंने कहा, जी केवल 4 लाइन, मगर फिल्म के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है। अगर इन 4 लाइनों को आप अपनी दर्द भरी आवाज़ में गा दें तो फिल्म के लिए बहुत अच्छा होगा, फिल्म बहुत अच्छी बन जाएगी। रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा ठीक, मैं गाऊंगा। यही खासियत थी रफ़ी साहब की, किसी के लिए किसी भी तरह की कोई कसर कभी भी अपने दिल में नहीं रखते थे। चाहते तो उस घटना के लिए कल्याण जी से बदला लेने लगते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फ़ोन रिसीवर पर रखते हुए अचानक उनकी आंखों के सामने तस्वीर आ गई उस शख्स की, जिस शख्स का नाम था हुज़ैफ़ दारूखाना वाला। हुज़ैफ़ दारूखाना वाला रफ़ी साहब के एक ज़बरदस्त हार्डकोर फ़ैन थे। एक दिन सुबह सुबह रफ़ी साहब अपने घर के लॉन में टहल रहे थे, तभी हुज़ैफ़ रफ़ी साहब के दीदार के लिए उनके घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने हुज़ैफ़ को रोक लिया। हुज़ैफ़ अंदर जाने की ज़िद करने लगे। चौकीदार उन्हें समझाने लगा, यहाँ तक कि उसने बहाना भी बनाया कि रफ़ी साहब इस वक्त घर में मौजूद ही नहीं, मगर फिर भी हुज़ैफ़ टस से मस नहीं हो रहे थे। दीवार के अंदर खड़े रफ़ी साहब दीवार के बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने चौकीदार से कहा, उसे रोको मत, आने दो। अंदर पहुंचने पर हुज़ैफ़ ने अपनी आंखों के सामने पहली बार रफ़ी साहब को असलियत में देखा। बहुत खुश हुए, दिल बाग बाग हो गया। हुज़ैफ़ ने सोचा,
लगे हाथ अपनी एक और ख्वाहिश का दांव मारा जाए। उन्होंने कहा, रफ़ी साहब, मेरी हमेशा की ख्वाहिश रही है कि आपको एक बार अपनी आँखों के सामने लाइव गाता हुआ सुनूं। एक और ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। रफ़ी साहब को लगा ये बहुत अच्छा मौका है उसकी ख्वाहिश पूरी करने का। रफ़ी साहब ने हुज़ैफ़ दारूखाना वाला का पता लगवाया और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया और उससे बोले कि फला तारीख को दोपहर के इतने बजे तुम बॉम्बे लैब स्टूडियो पहुंच जाना। हुज़ैफ़ ने कहा, रफ़ी साहब, ज़रा ये बात आप लिख कर दे दीजिए ताकि मुझे वहाँ कोई परेशानी ना हो, वरना अगर मैं ऐसे खाली फोकट वहाँ चला गया तो स्टूडियो का चौकीदार मुझे स्टूडियो में घुसने तक नहीं देगा, लात मार के बाहर निकाल देगा। रफ़ी साहब ने कहा, अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम बस कल स्टूडियो पहुँच जाना। अगली दोपहर उतने बजे हुज़ैफ़ जब स्टूडियो पहुँचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। स्टूडियो के चौकीदार से लेकर स्टूडियो के प्रत्येक कर्मचारी, यहाँ तक कि म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी तक को मालूम था कि रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हुज़ैफ़ दारूखाना वाला जी स्टूडियो आने वाले हैं और रफ़ी साहब की सख्त हिदायत थी कि उनको किसी किस्म की कोई कमी ना महसूस हो। उनको कमी का मतलब रफ़ी साहब को कमी होगा। इसलिए हुज़ैफ़ मियाँ को कल्याण जी ने अपने सोफ़े पर अपने बिल्कुल बगल बैठाया। उसके बाद रफ़ी साहब ने वो 4 लाइनें गाईं और हुज़ैफ़ की रफ़ी साहब को अपने सामने लाइव गाते देखने की ख्वाहिश पूरी हुई। ऐसे थे रफ़ी साहब, अपने फैंस की, प्रशंसकों की बहुत कद्र किया करते थे। उनका मानना था कि उनका कोई भी प्रशंसक कभी उनसे निराश ना हो। रफ़ी साहब और कल्याण जी के बीच फ़ोन पर जो कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में एक पत्रकार को खबर लग गई। रफ़ी साहब ने कल्याण जी से जो ये बात कही थी कि ये गाना आप किशोर से क्यों नहीं गवा लेते, उन्हीं से गवा लीजिए, इसी बात को उस पत्रकार ने पकड़ लिया और इसी बात के इर्द गिर्द रफ़ी साहब और किशोर दा के झगड़े की काल्पनिक कहानी बुन डाली। और फिर एक बड़ी फिल्म मैगज़ीन, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर एक बड़ी फिल्म मैगज़ीन में एक रिपोर्ट छपी जिसका टाइटल था, मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार को कही कुछ कड़वी बातें जिससे इन दोनों के बीच हो गई खतरनाक लड़ाई। और ये कोई नई बात नहीं थी। मशहूर सिंगर सुदेश भोसले कहते हैं कि 60 और 70 के दशक में कई फिल्म मैगज़ीन्स रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच लड़ाई झगड़े की ऐसी कई काल्पनिक कहानियाँ अपने पन्नों पर छापा करती थीं, जिन पर समय समय पर खुद रफ़ी साहब और किशोर दा आपत्ति भी दर्ज करवाते रहते थे। एक बार एक फिल्म मैगज़ीन ने किशोर दा को रफ़ी साहब से छोटा गायक बता दिया, जिस पर रफ़ी साहब ने खुद आपत्ति दर्ज की और कहा कि वो तो ऐसा कतई नहीं मानते। और एक बार एक फिल्म मैगज़ीन ने अपनी रिपोर्ट में किशोर दा को रफ़ी साहब से बड़ा गायक बता दिया, तो किशोर दा ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था कि इस तरह की बकवास बंद होनी चाहिए। इस रिपोर्ट पर भी अपने आने वाले इंटरव्यूज़ में रफ़ी साहब ने, किशोर दा ने, यहाँ तक कि कल्याण जी आनंद जी ने भी आपत्ति दर्ज कराई, इसे झूठा, बेबुनियाद और मात्र एक अफवाह बताया। असल में रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच कैसा रिश्ता था, इसकी झलक उस दृश्य को देखकर मिल जाती है जब रफ़ी साहब इस जहां को छोड़कर जन्नत के लिए रुखसत हुए। तब किशोर दा उनके पास बैठ उनका पैर पकड़कर घंटों रोते रहे थे।